चंदन की मौत के बाद पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति तेजपाल जो रात को रैश ड्राइविंग कर रहा था उसे अरेस्ट कर चुकी है और आज ही कोर्ट में जमानत के लिए पेशी होती है। सदर कोर्ट में खचाखच भरे हुए माहौल में कोर्ट रूम में एक 40 साल का आदमी कटघरे में खड़ा हुआ है। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंट लग रहा है। क्या नाम है आपका? जज ने सवाल किया। माय लॉर्ड, मेरा नाम तेजपाल सिंह है और मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी गाड़ी से किसी बेगुनाह की जान चली गई। तभी कोर्ट रूम में विद्युत एंटर करता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। विद्युत कटघरे में खड़े आदमी को ध्यान से देखता है तो उसे पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जो कल रात रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसने एक मासूम कुत्ते को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। तेजपाल जज से आगे कहता है, माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले ही पुलिस को बताया था कि मेरी कार एक दिन पहले चोरी हो गई थी। फिर एक दिन बाद कोई रात में उसे मेरे घर के सामने छोड़कर चला गया। तेजपाल का वकील एफआईआर की कॉपी जज को सौंपता है। जज एफआईआर की कॉपी पर एक सरसरी नजर डालते हैं और उससे सहमत लगते हैं। तेजपाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मासूमियत का दिखावा करते हुए कहता है, मुझे मृतक के परिवार से पूरी हमदर्दी है और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। जज ये सब सुनने के बाद तेजपाल को जमानत दे देते हैं। कोर्ट रूम के बाहर लोग आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में तेजपाल एक कनिंग स्माइल के साथ बाहर आता है, जहां विद्युत देखता है कि कुछ ही पल पहले जज के सामने खड़ा हुआ एक गंभीर और संवेदनशील तेजपाल कैसे अपने वकील के साथ अब खिलखिलाकर बातें कर रहा है। उसके बगल में एक बेंच पर बैठी हुई चंदन की बीवी और बच्चों की तरफ एक नजर भी नहीं डालता, जिनकी आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। विद्युत को पूरा यकीन था कि तेजपाल ने ही चंदन की स्कूटी में टक्कर मारी है, जिससे ऑन द स्पॉट ही चंदन ने दम तोड़ दिया और अपनी बीवी बच्चों को अनाथ छोड़ गया। चीफ एडिटर खुराना और बाकी का ऑफिस स्टाफ भी चंदन की बीवी बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन विद्युत के दिल में तेजपाल और तेजपाल जैसे लोगों के लिए एक प्रतिशोध पैदा हो चुका है जो कानून को मजाक समझते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं। विद्युत अपने मन में अपने आप से ही बातें करता हुआ सोचता है कि ऐसे गार्बेज को सोसाइटी से साफ करना है। इधर रात में अपने कमरे में बैठकर विद्युत पुराने न्यूज़पेपर्स को देखकर उनमें से अपराधियों की न्यूज निकालकर उन्हें काट कर एक लिस्ट तैयार कर रहा है। विद्युत की टेबल पर पुराने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स बिखरी पड़ी हैं। उसकी नजर एक महिला अपराधी नंदिनी के बारे में छपी खबर की न्यूज कटिंग्स पर ठहरती है। विद्युत ध्यान से पूरी न्यूज पढ़ता है। खबर के मुताबिक नंदिनी ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पड़ोसी दोस्त को काट कर मार दिया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण सिर्फ 6 महीने में नंदिनी जेल से बाहर आ गई थी। अपनी खून की तलब मिटाने के लिए विद्युत को ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो कानून का मखौल उड़ाते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं। विद्युत उस पेपर कटिंग को अपने बाथरूम के आईने के कोने पर चिपका देता है और अपने आप को उस आईने में देखता है। विद्युत को 20 साल पहले की एक घटना याद आती है जब 10 साल का विद्युत अपने पिता के साथ बाजार जा रहा होता है और अचानक एक बड़ी लग्जरी कार वाला आदमी विद्युत के पिता को पीछे से हल्की टक्कर मार देता है, जिससे विद्युत के पिता जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ साल पहले विद्युत अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। वो आज बहुत ही खुश है कि उसे नए कपड़े मिलने वाले हैं। पापा, आज आपको कपड़े दिलाने हैं, याद है ना? विद्युत मासूमियत से अपने पिताजी से कहता है, हाँ हाँ बेटा, सब याद है। कहते हुए विद्युत के पिताजी जा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक कार ने आकर उनको टक्कर मार दी। विद्युत के पिताजी जमीन पर गिर गए और उनकी दाहिनी कोहनी छिल गई। विद्युत के पिताजी ने झट से विद्युत को किनारे किया और कार मालिक से बोले, ठीक से नहीं चला सकते क्या? नए हो? इस पर कार वाले ने कहा, तू अंधा है क्या? सड़क तेरे बाप की है क्या? देखकर नहीं चल सकते? इसके बाद विद्युत के पिताजी और उस कार वाले के बीच बहस होने लगती है। विद्युत किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। जब बहुत देर हो जाने के बाद भी कार वाले ने उसके पिताजी से माफी नहीं मांगी तो विद्युत भड़क उठा।
तभी उसने अपने पिताजी की छिली हुई कोहनी देखी। अपने पिताजी के हाथों में खून देखकर विद्युत अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाया और उसने सड़क के किनारे रखा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कार की तरफ फेंक दिया। छन्न करते हुए कार का शीशा पल भर में चूर चूर हो गया। ए लड़के, तेरी ये मजाल, कहता हुआ कार का ड्राइवर विद्युत की तरफ दौड़ा। विद्युत के पिता खतरे को भांपकर विद्युत को लेकर भाग जाते हैं, जबकि विद्युत की आंखें गुस्से से अभी भी लाल थीं। घर आने के बाद विद्युत के पिताजी अपने बेटे को लेकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उसकी कार पर इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया। अगर उसे लग जाती तो? हम तो उसके सिर पर फेंक कर उसका सिर फोड़ना चाहते थे पापा। जैसे उसके कारण आपके हाथ से खून निकला, हम उसके सर से खून निकालना चाहते थे, मगर पत्थर भारी था इसलिए नहीं गया उसके सिर तक। बच गया। विद्युत ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, देखो बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर इस उम्र से इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। विद्युत के पिताजी ने कहा, पापा गुस्सा उम्र देखकर नहीं आता, और जब भी हम ऐसा कुछ अपने आसपास देखते हैं जो गलत है, तब हमें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मन करता है उस इंसान को जान से मार दें। विद्युत ने कहा। इसके बाद विद्युत के पिताजी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को अपने चेंबर में ले जाकर उसका टेस्ट करने लगते हैं। ये एक तरह का मेंटल टेस्ट होता है, क्योंकि उनको अनुमान लग गया था कि उनके बेटे विद्युत के इतना गुस्सा करने का कारण क्या है। और फिर टेस्ट पूरा होने के बाद जब रिजल्ट आया तो विद्युत के पिताजी चिंता में डूब गए। उस दिन विद्युत के साइकियाट्रिस्ट पिता को पता चला कि उनका बेटा विद्युत इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो कि दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान अगर कोई अन्याय होता हुआ देख ले तो अचानक से गुस्सा हो जाता है और जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और इसमें उस इंसान को अन्याय करने वाले की जान लेने की तलब सवार हो जाती है, और जब तक वो उस इंसान का खून ना कर दे ये तलब शांत नहीं होती। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो इंसान को एक हैवान बना सकती है। विद्युत के पिता उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, किसी की जान लेना गलत है, और बिना किसी सही उद्देश्य के जान लेना सिर्फ एक मर्डर से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। तभी विद्युत अपने आप को शीशे में देखता है और उसे हकीकत का एहसास होता है। विद्युत अपनी 20 साल पुरानी उस याद से वापस आता है और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी नजर छत पर बनी आकृति पर जाती है। ये वही रहस्यमय आकृति है जिसे विद्युत की गैर हाजिरी में कमरे का ताला तोड़कर दूसरा किलर बना गया था। विद्युत उस आकृति को देखते देखते सो जाता है। अगले दिन विद्युत नंदिनी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। मुनीर का, जो कि दिल्ली का एक झुग्गी बस्ती इलाका है। विद्युत एक दुकान के बाहर खड़े हुए एक घर के दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए खड़ा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और नंदिनी बाहर आती है। उसके हाथ में एक कपड़े का बना हुआ थैला है। दरवाजा बंद करके नंदिनी बाहर की तरफ चली जाती है। विद्युत बड़ी सावधानी से नंदिनी के पीछे पीछे जाता है। नंदिनी चाकू में धार करने वाली एक दुकान पर रुकती है और अपने थैले से 3 चाकू निकालती है और दुकानदार से कहती है, भैया इसमें धार कर दो। धार वाला चाकू लेता है और उसमें मशीन से धार करने लगता है। विद्युत भी उस दुकान पर आता है और नंदिनी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको देखता है। एक और आदमी को अपनी ओर देखते हुए नंदिनी थोड़ी सचेत हो जाती है। विद्युत दुकान पर रखे हुए कुछ चाकू उठाता है और पूछता है, ये कितने का है? दुकानदार कहता है, 150 रुपए का। विद्युत उस चाकू को नीचे रख देता है और दूसरे चाकू उठाकर उनको परखता है। दुकानदार धार किए हुए चाकू नंदिनी को देता है। नंदिनी उन चाकू की धार को बड़ी ही बारीकी से देखती है और अपने थैले में रख लेती है। तभी दुकानदार विद्युत से पूछता है, आपको किस मकसद से चाहिए? सब्जियां काटने के लिए या मांस काटने के लिए? नंदिनी एक नजर विद्युत पर डालती है और तेज कदमों से चलते हुए वहां से निकल जाती है। विद्युत की नजरें तब तक उस पर टिकी रहती हैं जब तक नंदिनी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। जहां एक तरफ विद्युत नंदिनी को फॉलो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर नवीन दिल्ली के जीबी रोड स्थित रेड लाइट एरिया में फुटपाथ की पटरी पर चाय के एक ठेले पर प्लास्टिक कप में चाय की चुस्की लेते हुए अपने ही पास खड़ी 3 सेक्स वर्कर्स, जिनका नाम रीता, मीना और शबनम है, उनसे दोस्ताना अंदाज में पूछता है, मुन्नी तुम लोगों के साथ ही काम करती थी, है ना?
मुन्नी सिर्फ हाई प्रोफाइल कस्टमर के साथ ही जाती है, रीता कहती है। नवीन एक गहरी लंबी सांस लेता है और कुछ क्षण के लिए शून्य में देखता है और भारी मन से कहता है, पुलिस को मुन्नी की लाश बरामद हुई है। वो कोई हत्यारा है जो पहले सांप का जहर देकर लोगों को अंधा बनाता है और फिर जान से मार देता है। मुन्नी की हत्या की खबर सुनते ही रीता घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, मेरे को पहले से ही लगता था इस धंधे में आना ही नहीं। शबनम कहती है, जो भी हो मैं अपनी दुकान बंद ना करने वाली। मीना दुखी मन से कहती है, मेरा खुद का बॉयफ्रेंड धोखे से मुझे इस दलदल में धकेल कर भाग गया, कमीना कहीं का। नवीन चाय की चुस्की लेता है और संवेदना भरे लहजे में कहता है, मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को कल सुबह की सुबह ट्रेन से तुम लोगों के गांव छोड़ाऊं। तभी रीता कहती है कि परसों रात मुन्नी एक गाड़ी वाले के साथ गई थी। कैसा गाड़ी वाला? नवीन उत्सुकतावश पूछता है। एक कार थी पुरानी दिखने वाली, जैसी पुरानी फिल्मों में दिखती थी ना, वो लंबू अमिताभ बच्चन टाइप, लंबी सी लाल रंग की। उसके बाद से आज तक ना तो मुन्नी दिखी और ना ही वो कार वाला, रीता ने कहा। उस कार वाले को पहचान सकती हो? नवीन ने पूछा। रात में वो दिखा नहीं, वो बाहर ही नहीं आया और कार के शीशे भी काले थे, लेकिन उस कार की आवाज कुछ अलग ही थी। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जब वो कार इस एरिया में आई तो उसकी आवाज की वजह से सभी लोग उस कार को देख रहे थे, रीता बोलती है। कोई नंबर वगैरह? नवीन ने पूछा। नहीं साहब, वो तो नहीं पता, रीता ने निराशापूर्वक जवाब दिया। नवीन अपनी बची हुई चाय गट से पी लेता है और प्लास्टिक कप को डस्टबिन में फेंकते हुए बोलता है, थैंक यू, तुमने कम से कम एक क्लू तो दे दिया मुझे। लाल रंग की विंटेज कार और उसके इंजन की अजीब सी आवाज। जीबी रोड के रेड लाइट एरिया से पूछताछ करने के बाद नवीन अपने घर पहुंचता है तो घर के बाहर ही उसे विद्युत खड़ा हुआ मिल जाता है। ये यहां क्या कर रहा है? पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही नवीन मन ही मन कहता है और आगे बढ़ने लगता है। नवीन विद्युत को देखकर चौंकते हुए कहता है, देखो अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,